नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। शुरुआत एक वीडियो से करता हूं। यह वीडियो जब मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि कोई कितना बेरहम हो सकता है, कोई कितना पत्थर दिल हो सकता है। इस वीडियो में दो किनारे हैं। एक किनारे पर सऊदी अरबिया का दृश्य है जहां जेनिफर लोपेज का प्रोग्राम हो रहा है, डांस हो रहा है, स्टेज पर लोग झूम रहे हैं, मस्त हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि जिन फिलिस्तीनियों को गजा से बाहर जाने के लिए, नॉर्दर्न गजा से बाहर जाने के लिए कहा गया है, वो जैसे तैसे अपना सामान इकट्ठा करके जा रहे हैं। ये दो सीन जो हैं सऊदी अरबिया और फलस्तीन के बीच के हैं। कितनी दूरी है सऊदी अरबिया और फलस्तीन में? दोनों जगह अरब रहते हैं। अगर पुराना रिश्ता निकालेंगे तो जाने कितने लोगों के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता होगा, जाने कितने पुराने रिश्ते होंगे। लेकिन एक तरफ फलस्तीन में हजारों लोग, अगर खबरों की माने तो तकरीबन 1 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर एक तरह से हिजरत करने को मजबूर हैं। तो दूसरी तरफ सऊदी अरबिया में आप देखते हैं कि वहां पर जेनिफर लोपेज का डांस हो रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। बगल में अगर आप अबू धाबी में देखें तो वहां फेस्टिवल होने वाला है जिसका प्रचार जोर शोर से आप देखते हैं हो रहा है ट्विटर पर। एक तरफ इतना दर्द है और दूसरी तरफ उस दर्द के लिए जरा सा भी कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं देती है। बातें होती हैं, बयानात होते हैं, इसके आगे अरब कंट्रीज कुछ करती अगर नहीं दिखती हैं तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल को ताकत कहां से मिलती है। सोचिए क्या हाल करके रख दिया है गजा का। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें जो ये बुजुर्ग हैं वो पानी के लिए अपील कर रहे हैं कि भाई हमारे यहां बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, कम से कम पानी तो देखो। किस तरह का अत्याचार है वो समझना है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिस वीडियो में एक इजरायली आराम से अपनी कार लेकर जा रहा है और सामने से फलस्तीनी अपनी स्कूटर लेके आ रहा है। जानबूझकर उस स्कूटर को टक्कर मारी जाती है। इस तरह से वहां से फलस्तीनियों को परेशान किया जाता है और बाकी अरब मुल्कों के ऊपर इसका कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल जुमा था। सऊदी अरब से लेकर दुबई, अबू धाबी, शारजाह, जो इन्होंने आलिशान मस्जिदें बनाई हुई हैं उसके अंदर इन लोगों ने नमाज पढ़ी होगी और इनको एक बार भी यह ख्याल नहीं आया होगा कि बगल में फलस्तीन में लोग टूटी हुई मस्जिदों के बगल में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि एक भी मस्जिद को छोड़ा नहीं गया है। इजराइल ने सारी मस्जिदें तबाह कर दी हैं और उसके बाद हालत यह है कि कोई जमीनी रास्ता देता है कि इजराइल को माल पहुंच सके, कोई रोज की 2 जहाजें उड़ाता है कि वहां का हवाई अड्डा चलता रहे, लोग आते जाते रहें। अगर मेन रास्ता बंद हो गया है तो इजराइल से दुबई आ जाएं और दुबई से फ्लाइट लेके यूरोप, अमेरिका जा सके। कोई अजरबैजान से आने वाला तेल उनके पास पहुंचाता है तो कोई हथियार लेकर आ रही जहाजों को अपनी डॉक देता है। यह व्यवहार है अरब देशों का। उसके बाद वो जितना भी नाटक कर लें, जितना भी जबानी जमा खर्च कर लें, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अवाम उनसे नाराज है, क्योंकि अवाम जो उनकी है वो फलस्तीन के साथ है। कल मैं देख रहा था एक बड़ा प्यारा सा वीडियो, एक फलस्तीनी बच्चा इजिप्ट की सड़कों पर है। इजिप्ट का एक बच्चा कुल्फी बेच रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है। फलस्तीनी बच्चे को खाने का मन होता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। वो उसको कुल्फी देता है और कहता है तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है तो मेरे घर चलो। अवाम के दिल में ये जो मोहब्बत है उसके डर से हुक्मरान बयानात दे रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, लेकिन असल में खड़े उसी अमेरिका और इजराइल के साथ हैं जो फलस्तीनियों के ऊपर, लेबनानियों के ऊपर इतना जुर्म कर रहा है। हालांकि लेबनान में मामला दूसरा है। लेबनान में कल खबर आई कि तेल अवीव शहर के अंदर कई सारे धमाके सुने गए। फिर खबर आई कि नहारिया और बाकी इलाकों में, हाइफा वगैरह में लगातार सिग्नल्स बजे, यानी कि ड्रोन से अटैक हुए। और फाइनली खबर आई कि कल दिन भर में 32 हमले किए हैं, 32 हमले किए हैं लेबनान ने इजराइल के ऊपर, और जिनका अच्छा खासा असर हुआ है। इसीलिए इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि लेबनान के साथ किसी तरह का सीज फायर हो जाए। वैसे इसके पीछे मुझे एक और खेल दिखाई दे रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि लेबनान को और सावधान रहना चाहिए। 20 जनवरी को ट्रंप गद्दी पर बैठेगा और ट्रंप की पूरी कैबिनेट पावर में आएगी, जो कैबिनेट ज्यादातर इजराइल की समर्थक है।
कई सारे हथियारों के जो उसके खेप आने हैं इजराइल के, वो अभी रुके पड़े हैं। और यह कहा जा रहा है कि ट्रंप ने वादा किया है नेतन्याहू से कि एक बार वो सत्ता में आ जाएगा तो सारे हथियार भी पहुंचेंगे, मदद भी पहुंचेगी। एक बात यह हो सकती है, एक वजह यह हो सकती है कि वो 20 जनवरी तक किसी तरह से सीज फायर चाहता है, ताकि उसके बाद जब उसके पास पूरे सैनिक आ जाएं, जब उसके पास पूरे हथियार आ जाएं, तो पूरी ताकत के साथ एक बार फिर वो वेस्ट बैंक में, गजा में और लेबनान में हमला करे, ईरान पे भी हमला कर सकता है। ये एक बात ऐसी है जिसकी समझ, जिसकी चिंता लेबनान के लोगों को और ईरान के लोगों को होनी चाहिए कि कहीं बेंजामिन नेतन्याहू अपने फायदे के लिए यह सीज फायर की बात ना कर रहा हो। इसीलिए अमेरिका से जो प्रपोजल गया है, ईरान ने कहा है कि हम लेबनान की मदद करेंगे अगर वो सीज फायर में जाता है। लेबनान अगर सीज फायर में जाता है तो हम उनकी मदद करेंगे और सीज फायर हो तो बेहतर है, ये ईरान का कहना है। लेकिन लेबनान का कहना है अभी भी हम सीज फायर प्रपोजल्स को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और उसके बाद ही फैसला करेंगे। दरअसल जितने भी सीज फायर प्रपोजल्स बनाए जा रहे हैं उन सब में इजराइल को वो सब कुछ देने की कोशिश की जा रही है जो जंग में हासिल नहीं कर पा रहा है। जंग की हालत यह है कि कल उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन चामा में आगे नहीं बढ़ सके, उनको पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, गजा के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जमीनी जंग जो चल रही है उसमें कल भी उनके मरकावा टैंक उड़ाए गए हैं और कई सैनिक मारे गए हैं। लेबनान के अंदर तो मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि 50,000 से ज्यादा सैनिक लगा चुका है इजराइल, लेकिन वो बिल्कुल भी लेबनान के अंदर कदम नहीं रख पा रहा है। हिजबुल्लाह ने उसको रोक के रखा हुआ है। सिर्फ एक काम वो कर रहा है जिसकी तस्वीरें इंडियन मीडिया में आती हैं और हमारे जो संघी भाई बहन हैं वो बड़े खुश होते हैं कि देखो लोग तबाह हो रहे हैं। वो काम ये है कि हवाई जहाज से जाकर लोगों के घर गिरा देना। अब चूंकि लेबनान के अंदर कोई एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने कभी बनने नहीं दिया, इसलिए बेरूत में जाकर यह काम करना आसान है। ईरान के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, ईरान में जाकर यह सारा कुछ वो नहीं कर सकते। इसीलिए जब ईरान धमकी दे रहा है कि हम इजराइल पे हमला करेंगे तो एलन मस्क जाकर मिल रहे हैं ईरान के राजदूत से। ईरान के जो राजदूत हैं यूनाइटेड नेशंस में, और जिसका मतमानी ये निकाला जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ समझौता कराने की कोशिश की जा रही है जिससे वो इजराइल पे हमला ना करे। अब अमेरिका की बात ईरान सुनेगा या नहीं सुनेगा ये देखने वाली बात होगी। असल में थोड़ा बहुत जो मिडिल ईस्ट में बदला है वो रशिया और चाइना की वजह से बदला है। मैं कल का आपको किस्सा सुनाऊं तो आपको हंसी आएगी। अभी तक आपने यही सुना होगा कि अमेरिका जो है वही सब पर सैंक्शन लगाता है। कभी ईरान पे सैंक्शन लगा देगा, कभी चीन पे सैंक्शन लगा देगा, रशिया पे सैंक्शन लगा देगा। ये सारा अभी तक अमेरिका करता रहा है। पुतिन ने अब अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया है। कहा है कि रशिया से जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है, जो एटम बम बनाने के काम आता है, वो हम नहीं बेचेंगे अमेरिका को। भाई तुम हमारा सस्ता पेट्रोल नहीं खरीदोगे, बाकी सारी चीजों पे कर दोगे, लेकिन जो चीज सिर्फ रशिया में मिलती है, दुनिया में सबसे ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम जो मिलता है वो रशिया में मिलता है। आप सोचिए, इसका असर सोचिए कि रशिया ने बैन लगाया और उसके तुरंत बाद राइटर्स में खबर आती है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसकी प्राइस बढ़ गई है। आप सोचिए वो कितना बड़ा उसका विक्रेता होगा। उसने बैन लगाया है अमेरिका के ऊपर, यानी अब अमेरिका के हथियार रशिया यूज कर रहा है। वो ये कह रहा है कि तुम हमारे ऊपर बैन लगाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर बैन लगाएंगे। अभी आपको याद है चाइना ने अमेरिका की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी को जो मटेरियल वो सप्लाई करता था उस पर बैन लगा दिया था। उसके बाद ड्रोन का प्रोडक्शन रुक गया था। तो दुनिया जो ये दो हिस्सों में बंट रही है उससे अमेरिका की दादागिरी उस हद तक तो नहीं चलने वाली, लेकिन अभी फिलहाल तो यही हालत है कि अमेरिका और इजराइल अपनी पूरी दादागिरी लेबनान में भी चलाना चाहते हैं, गजा में भी चलाना चाहते हैं, वेस्ट बैंक में भी चलाना चाहते हैं। पिछली बार जब सत्ता में था ट्रंप तो उसने इजराइल को हरी झंडी दी थी कि चाहो तो वेस्ट बैंक को भी मिला लो। अब इस बार उम्मीद कर रहे हैं इजराइल के लोग कि चूंकि वो दोबारा सत्ता में आया है तो वेस्ट बैंक को मिलाने में वो मदद करेगा। मदद करेगा कि नहीं करेगा ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो हम अभी जानते हैं कि वेस्ट बैंक में लगातार हमले हो रहे हैं। वेस्ट बैंक को एनेक्स करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं और जो ज्ञानी लोग ज्ञान देते हैं कि शांतिपूर्व आंदोलन करना चाहिए, फलस्तीन के लोगों को अहिंसा से आंदोलन करना चाहिए, उनसे मैं सवाल पूछता हूं कि जब आप स्कूटर लेके जा रहे हैं और जानबूझकर आपको ठोक दिया जाता है क्योंकि आप फलस्तीनी हैं, आप शांतिपूर्ण जुलूस निकालते हैं, आपको गोली मार दी जाती है, आप किसी के घर पे हमला होता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, आपको पीट पीट के मार डाला जाता है,
2 साल के 4 साल के बच्चों को सीधा स्नाइप करके सिर में गोली मारी जाती है। औरतों के साथ जिना किया जाता है, मर्दों के साथ जिना किया जाता है। एक डॉक्टर को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया और जिना करके मार दिया गया उनको। जाने कितने डॉक्टर, जाने कितने पैरामेडिक्स, जाने कितने आम लोग, बच्चे मारे गए। ऐसे माहौल में अहिंसक आंदोलन की शिक्षा अगर आप फलस्तीनियों को दे रहे हैं तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप सोचिए, अभी कल की बात है कि लेबनान के अंदर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, WHO कह रहा है कि लेबनान के अंदर 12 पैरामेडिक्स को मार दिया गया। यानी ऐसे लोग जो एम्बुलेंस चलाते हैं, नर्स होते हैं, अस्पताल में डॉक्टर के अलावा जो स्टाफ होता है, ऐसे 12 लोगों को मार दिया गया। और जेरूसलम टाइम में खबर छप रही है कि इजराइल में हाइफा के जो पैरामेडिक्स हैं वो कह रहे हैं कि हम तो ड्रोन और हमलों के बीच में काम कर रहे हैं। मतलब खुद पर पड़ी तो अखबार में खबर छाप रहे हो, खुद पे पड़ी तो दर्द हो रहा है, और दूसरों के यहां वहीं फलस्तीन में, गजा में, वेस्ट बैंक में, लेबनान में, इन सारी जगहों पर लगातार पैरामेडिक्स की हत्या कर रहे हो ताकि जो लोग घायल हो रहे हैं, जो सैनिक घायल हो रहे हैं, उनको वक्त पे चिकित्सा भी ना मिल सके, उनका इलाज भी ना हो सके। इतनी गंदी साजिश तो दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सकता जितनी इजराइल करता है। खुद पे जब पड़ता है तो खबर यह छपती है कि 10,000 इजरायली जो हैं पिछले साल भर में कनाडा भाग गए। जो कनाडा से आए थे भाग के कनाडा चले गए, क्योंकि मालूम है कि इजराइल पे हमले हो रहे हैं, कभी भी ये हमले खतरनाक हो सकते हैं। अभी तक तो मिलिट्री जो उनके इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर ही लेबनान हमला कर रहा है, लेकिन कल को अगर निशाना चूका तो जो रिहायशी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर भी निशाने लग सकते हैं। तो खुद तो डर के छोड़ छोड़ के इजराइल भाग रहे हो। नॉर्थ में जब लेबनान का हमला हुआ तो नॉर्थ से छोड़ के लाखों लोग जो है इजराइल के दूसरे इलाकों में जाकर शरण लिए हुए हैं, और फलस्तीनियों से कहते हो कि वॉलंटरीली माइग्रेट कर जाओ, अपने मन से अपना घर, अपना सारा सामान, साजो सामान छोड़कर यहां से चले जाओ, किसी और मुल्क में बस जाओ। आज अमेरिका में ट्रंप कह रहा है कि जो जिस मुल्क से आए हैं उनको वहां भेजा जाएगा। मैं चुनौती दे रहा हूं कि ट्रंप फलस्तीनियों को एक बार जरा फलस्तीन में भेज दे। उनको तो नहीं भेज पाएगा, फलस्तीनी तो तड़प रहे हैं अपने मुल्क में आने के लिए। अगर वाकई आप लोगों को उनके मुल्कों में भेज रहे हो तो जो फलस्तीनी अमेरिका में हैं, जिनको फलस्तीन से भगा दिया गया है लेकिन लौटने की इजाजत नहीं है, उनके जरा एक बार लौटने की बात करे ट्रंप। नेतन्याहू से कहे कि ये तुम्हारे इलाके के लोग हैं, तुम्हारी जमीन से गए हुए लोग हैं, इनको तुम वापस लो, तब तो बात मानी जाएगी। वरना फलस्तीन के लिए दूसरा नियम और बाकी दुनिया के लिए दूसरा नियम, ये दोगलापन तो हम बरसों से अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और तमाम मुल्कों में देखते चले आ रहे हैं। बाकी दुनिया के लिए सब कुछ बिल्कुल ह्यूमन राइट्स, ये वो सारा कुछ है, लेकिन फलस्तीनियों के लिए कोई ह्यूमन राइट नहीं है। फलस्तीनियों को कहा जाए कि ये जगह सेफ है, यहां चले जाओ, फलस्तीनी उस सेफ जगह पे चले जाएं और उसके बाद वहां पर बम गिरा दिया जाए। फलस्तीनियों को कहा जाए कि इमदाद आई है, चलो लाइन में लग जाओ, वो इमदाद लेने के लिए लाइन में लग जाएं और उसके बाद उस लाइन पर गोली चला दो, जहां जिन कैंप्स में वो रुके हुए हैं वहां पर गोली चला दो। फलस्तीनियों के लिए इमदाद जाए तो उसको रास्ते में ही रोक लो, अपनी आर्मी से कहो कि उसको लूट ले। और ये सारा कुछ होने के बाद भी अमेरिका कहे नहीं, वहां जेनोसाइड तो हो नहीं रहा है, सब ठीक ठाक है। ये जो दोहरापन है, ये जो दोगलापन है, ये दुनिया इतना देख चुकी है, लेकिन जब अड़ोस पड़ोस के अरबियों को ही शर्म नहीं आती है, जब उनको ही इस पर कोई दर्द नहीं होता है, तो दुनिया से कोई क्या शिकायत करेगा। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि फलस्तीन पर बोलने के लिए आपको मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, फलस्तीनियों के हक में खड़ा होने के लिए आपको मुसलमान होने की जरूरत नहीं है। यह किसी उम्मत का मामला नहीं है, यह किसी धर्म का मामला नहीं है, यह इंसानियत का मामला है। फलस्तीन में जो कत्ल हो रही है वो इंसानियत है, फलस्तीन में जो बर्बाद हो रही है वो इंसानियत है। और अगर उस इंसानियत के पक्ष में आप खड़े नहीं हो सकते हो, अगर उस इंसानियत के हक में आवाज नहीं उठा सकते हो, तो आपको खुद को इंसान कहने का कोई हक नहीं है। मैं अगर लगातार फलस्तीन के मुद्दे अपने यहां उठा रहा हूं, अगर लगातार वहां की न्यूज अपडेट दे रहा हूं, लगातार वहां की परेशानियों से आप लोगों को वाकिफ कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो यह सिर्फ मेरे उन फराइज का हिस्सा है जो इंसान होने के नाते हैं। किसी धर्म के नाते, किसी जाति के नाते मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। और अगर आपको लगे
कि ये ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि दुनिया भर से ऐसी आवाज़ उठाना ज़रूरी है तो मेरे साथ खड़े होइए, हमारे चैनल के साथ खड़े होइए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है तो मेंबरशिप ले लीजिए। 3 रुपए रोज से भी कम पर यह मेंबरशिप है और लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा और साथ में आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी किसी तरह से मदद करना चाहते हैं तो सारे तरीके हमने वहां पर बताए हैं। ये सब ज़रूरी सिर्फ इसलिए है ताकि लगातार हम काम कर सकें। ये सब ज़रूरी सिर्फ इसलिए है कि गज़ा की आवाज़ टूटे नहीं। ये सब ज़रूरी इसलिए है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहां एकदम उल्टा माहौल बनाया गया है वहां भी लोगों तक सच पहुंचाया जा सके। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।